हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है फ्रोज़न एम्ब्रियो। जो हमने पिछला टॉपिक किया था स्पर्म बैंक, अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आप समझ पाएंगे कि जैसे स्पर्म को जो है फ्रोज़न किया जाता है और फ्यूचर में जो है वो यूज़ किया जा सकता है। स्पर्म डोनर्स होते हैं, वो अपना स्पर्म जो है डोनेट कर देते हैं, उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। उसी तरह सेम के टेक्निक के द्वारा जो है एम्ब्रियो को भी फ्रोज़न किया जाता है। और ये एम्ब्रियो जो फ्रोज़न है या फ्रोज़न एम्ब्रियो है, इसको हम एम्ब्रियो बैंकिंग भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं। इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि एक या उससे ज़्यादा एम्ब्रियो को सेव किया जाता है, फ्रीज़ कर लिया जाता है ताकि उनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। एम्ब्रियो फ्यूजिंग जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यूज़ होती है, जिसमें हम जानते हैं एग को जो है वो रिमूव किया जाता है और फिर ओवरी से और उसको स्पर्म के साथ जो है कंबाइन कर दिया जाता है इन द लेबोरेटरी और उससे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को फ्रोज़न कर लिया जाता है और उसके बाद उनको थॉट किया जाता है और प्लेस इन द जो विमेन के यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है, पहले उनको फ्रोज़न करना फिर थ्रोट करना, ये उनकी लॉन्गिविटी को बढ़ाता है कि आप उसको लंबे समय तक फ्रोज़न एम्ब्रियो को जो है वो रख सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है एक तरह से फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्निक होती हैं। ये बेटर ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिससे उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अफेक्टेड हो जाता है, या वैसे पीपल जो किसी तरह की कीमोथेरेपी से होकर गुजरते हैं, या कुछ ऐसी मेडिकेशन जो है वो लेते हैं जिनके कारण उनकी फर्टिलिटी जो है अफेक्ट हो जाती है या इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे सेम सेक्स कपल होते हैं या अदर सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनमें भी अगर वो चाहते हैं कि उनके भी बेबी हो तो वो फ्रोज़न एग को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्निक में क्या होता है, फ्रोज़न या एम्ब्रियो फ्रीजिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन जो है एक आईवीएफ साइकिल के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है कि शुरू में अब हमने देखा था कि ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ जो ओवा है बहुत सारे रिलीज़ करते हैं, उनको फिर जो है रिमूव कर लिया जाता है ओवरी से और फिर लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडिया में डाल दिया जाता है और फिर स्पर्म जो है वो डाल दिए जाते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रियो बनता है। तो नंबर ऑफ एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं और आईवीएफ में एक एम्ब्रियो या दो एम्ब्रियो को यूज़ करते हैं, बाकी जो है वो क्या है एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बचते हैं इनके साथ क्या किया जाता है, पहला एक तो क्या करते हैं, इनको फ्रीज कर दिया जाता है इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को फॉर द कपल की वो फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर आईवीएफ का प्रोसेस जो है जिसके थ्रू वो गुजर रहे हैं अगर वो फेल हो जाता है किसी भी कारण से, तो अब दोबारा जो है उसी प्रोसेस को रिपीट करना, ठीक है, वो प्रेगनेंसी जो है उससे दोबारा जो है अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो अवेलेबल होगा तो वो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनके जो है कॉस्ट भी कम पड़ेगी आईवीएफ साइकिल की और ये जो है वो जल्दी भी हो जाता है काम। सेकंड, ऐसा किया जा सकता है कि कुछ कपल जो है जिनके अंदर प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हो जाती है, हेल्दी लाइफ होती है बेबी की, और वो फ्रोज़न एम्ब्रियो को एडिशनल चिल्ड्रन के लिए बाद में कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाए या ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके कारण उनको ऐसे समय में जो है प्रेगनेंसी अचीव करनी हो, तब वो फ्रोज़न एम्ब्रियो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो जो है इस तरह से कुछ दिखाई देता है। एम्ब्रियो का जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें भी वही टेक्निक होती है जो आप स्पर्म फ्रीजिंग में हमने पढ़ी थी। एक स्लो मेथड होता है और एक जो है फास्ट मेथड होता है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि एम्ब्रियो को किस स्टेज के अंदर जो है फ्रोज़न करना है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रो न्यूक्लियर स्टेज में फ्रीजिंग हो सकती है,
एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जब क्लीवेज जो है वो हो रही होती है उस समय फ्रीज कर सकते हैं, या लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाता है। तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो है उनको फ्रोज़न किया जा सकता है, और वो स्लो मेथड से कर सकते हैं और फास्ट मेथड से कर सकते हैं। स्लो एम्ब्रियो फ्रीजिंग मेथड जो होती है ये टेक्निक होती है जिसमें टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाता है, यानी कि एकदम जो है उसका टेम्परेचर जो है वो लो नहीं किया जाता, ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ करते हैं। और इसमें एक डिसएडवांटेज होती है, जब धीरे धीरे डिक्रीज़ करते हैं तो जो वाटर कंटेंट होता है एम्ब्रियो सेल्स के अंदर वो भी फ्रीज़ हो जाते हैं, और फ्रीज़ होने के बाद जब उनको थॉट किया जाता है, जब उनको वापस मेल्ट या लिक्विफाई किया जाता है, तो क्या होता है, यही जो क्रिस्टल्स होते हैं ये एम्ब्रियो सेल को डैमेज कर देते हैं, उनकी मेम्ब्रेन को, उनके न्यूक्लियस को, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं कि एम्ब्रियो को फ्रोज़न करने से पहले उनको एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसको बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, में सोक कर दिया जाता है। ये एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है जो कि टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फ्रीजिंग डैमेज से। क्या करते हैं कि शुरू करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ जो क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है उसको एम्ब्रियो के अंदर जो है वो डाला जाता है। धीरे धीरे जो है, क्योंकि उस समय तक एम्ब्रियो जो है वार्म टेम्परेचर पर होता है और उसकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, धीरे धीरे ये क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है एम्ब्रियो के सेल्स के अंदर और वाटर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही उसको प्लास्टिक कंटेनर, छोटे से प्लास्टिक कंटेनर में उस एम्ब्रियो को डाला जाता है, फिर उस प्लास्टिक कंटेनर को एक बड़े चैम्बर में, जिसको कूलिंग चैम्बर बोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले कूलिंग चैम्बर के अंदर थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करते हैं, -6 डिग्री पर आ जाता है, फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, और धीरे धीरे जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक स्टेजेस रेट होती है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और फिर एम्ब्रियो को प्लंज कर दिया जाता है इनटू ए लिक्विड नाइट्रोजन। अब जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए अंदर। और जो थोइंग का प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो को एकदम धीरे धीरे नहीं लोग टेम्परेचर पर लाते, एकदम फास्ट अप्रोच यूज़ की जाती है और रैपिडली उसको वार्म टेम्परेचर के अंदर रख दिया जाता है, ताकि कोई भी क्रिस्टल जो है वो किसी तरह का डैमेज ना करे। तो इस तरह के चैम्बर रहते हैं, कूलिंग चैम्बर। ये देखिए, ये एक स्ट्रॉ होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो को डाल दिया जाता है, और फिर उसको एक बड़े से कंटेनर में जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है उसके अंदर जो है प्लंज कर दिया जाता है, -196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है उनको फ्रोज़न किया जाता है। सेकेंड जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जिसको रैपिड एम्ब्रियो फ्रीजिंग या वेट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म है इसकी, वेट्रिफिकेशन, जो कि एकदम न्यू मेथड है। इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत रैपिड होता है। यहाँ पर जो क्रायो प्रोटेक्टेंट डाला जाता है वो एकदम मच हायर कंसंट्रेशन में डाला जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्लो प्रो, जिसमें हमने बताया था ना, थोड़ा सा जो है वो क्रायो प्रोटेक्टेंट डालते हैं, फिर धीरे धीरे जो है उसको लिक्विड नाइट्रोजन जो है धीरे धीरे डाला जाता है, टेम्परेचर को धीरे धीरे लो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इमीडिएटली जो है वो उसकी जो प्रोटेक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन भी हाई होती है, और उसको जो है एम्ब्रियो को जब हम एकदम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे डालते हैं तो उसमें एम्ब्रियो जो है वो हेल्दी नहीं रह पाता। ठीक है, तो एम्ब्रियो उस रूम टेम्परेचर पर स्टे नहीं कर पाता ज़्यादा लंबे समय तक, तो इसीलिए उसको एम्ब्रियो को इमीडिएटली जो है प्लंज कर दिया जाता है इनटू लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि टेम्परेचर जो है एकदम डाउन जो है वो चला जाए और एम्ब्रियो जो है वो बच जाए। ये रैपिड प्रोसेस होता है। इसमें जो थ्रोइंग का प्रोसेस होगा वो भी बहुत रैपिड होता है।
ताकि किसी तरह का आइस क्रिस्टल डैमेज ना हो। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एकदम टेम्परेचर को जो है वो डाउन कर दिया जाता है। जैसे ही, क्योंकि हायर चांस ऑफ सर्वाइवल हो जाता है एम्ब्रियो का, क्योंकि इसमें किसी तरह की क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। फ्रोज़न एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र, अब फ्रोज़न करने के बाद जब भी एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट होती है उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन से पहले जो भी रिसिपिएंट है, जो भी प्रोस्पेक्टिव मदर है, वो उसको एस्ट्रोजन के पिल्स दिए जाते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है ताकि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बिल्डअप हो जाए। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि यूट्रस जो है वो रिसेप्टिव हो जाए एम्ब्रियो को लेने के लिए। इसके साथ साथ जो है, जो नेचुरल साइकिल होती है जिसमें पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है कि कब ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन जब होता है उसी समय जो है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है विदिन 5 डेज आफ्टर ओवुलेशन। अब यहाँ पर जैसे ही यूट्रस रेडी होता है, डॉक्टर जो है वो कैथेटर की हेल्प से वजाइना को क्रॉस करते, सर्विक्स को क्रॉस करते हुए यूट्रस के अंदर जो है एम्ब्रियो को जो है केयरफुली इंजेक्ट कर देते हैं। और इसमें ये एम्ब्रियो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एक लिक्विड भी डाला जाता है, ठीक है, उस सीरिंज के थ्रू। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ध्यान से देखी जाती हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू कि एम्ब्रियो जो है वो उस कैथेटर की ट्यूब से बाहर निकल चुका है, यूट्रस में डल चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, ठीक है, डिवाइस के अंदर ही रह जाता है। तो ये सब जो है वो केयरफुली एग्जामिन किया जाता है। 10 डेज़ के बाद जो है हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस समय तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। HCG हार्मोन जो है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिससे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आते हैं। चांस ऑफ प्रेगनेंसी, अब जब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके बाद जो प्रेगनेंसी के चांस है वो वेरी करते हैं कि फ्रोज़न है या फ्रेश एम्ब्रियो यूज़ हुआ है। दोनों में ज़्यादा कोई बड़ा सा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मेन जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए, ठीक है। अगर नंबर कम होंगे तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम होगा, क्योंकि सपोज करो एक एम्ब्रियो डाला और वही इम्प्लांट नहीं हुआ तो जो सक्सेस रेट 0 हो जाएगी। अगर हमने 2 डाले हैं तो हो सकता है एक नहीं इम्प्लांट हुआ लेकिन दूसरा इम्प्लांट हो जाए, तो उसमें चांस जो है वो बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। दूसरा, जो फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रियो की बात करें तो फ्रेश में क्या होता है कि मोस्टली जो है 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन फ्रोज़न के अंदर सिंगल एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए जो चांस ऑफ प्रेगनेंसी है वो फ्रेश में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रोज़न के अंदर। अब यहाँ पर चांस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डिपेंड करती है एज ऑफ द वुमेन के ऊपर भी, कि कब जो है वो एम्ब्रियो को बनाया गया, कहाँ से हार्वेस्ट किया गया। अगर जहाँ से भी हार्वेस्ट करते हैं को वो 35 या उससे यंग होता है तो उनमें हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। वैसे अगर आप फ्रोज़न एम्ब्रियो का सर्वाइवल देखेंगे थ्रोइंग प्रोसेस के अंदर तो 95% जो एम्ब्रियो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और फिर आता है सेफ्टी और रिस्क। फ्रोज़न एम्ब्रियो जो है जिनको स्टोर किया जाता है फिर मॉनिटर कर लिया जाता है। ज़्यादातर ये जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर IVF की फैसिलिटी होती है या लैब है या कमर्शियल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सेंटर हैं, जिनको एम्ब्रियो बैंक बोल सकते हैं, उनके अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है और इनकी सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये फ्रोज़न एम्ब्रियो को 10 ईयर तक जो है वो सेफली प्रिजर्व किया जा सकता है और इससे ज़्यादा साल भी रखा जा सकता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है वो सेफ प्रोसेस होता है और इसमें जो है प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और डिलीवरी भी सक्सेसफुल रहती है। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि स्लाइटली हायर चांस ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन द चाइल्ड। दूसरा, वीमेन जब प्रेग्नेंट होती है लेटर स्टेज के अंदर उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर जो है वो यूज़ होता है बॉडी के अंदर, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है। तो ये था फ्रोज़न एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो होते क्या हैं
उनको कैसे फ्रोज़न किया जाता है और कैसे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और उनकी स्टोरेज जो है वो कैसी है या रिस्क क्या रहता है। तो थैंक यू।